Hi everyone, I'm Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel and yes, आज हम देखने वाले हैं बहुत ही दिनों बाद पेरोल वर्कशॉप जिसका है डे 2 और यस ये वर्कशॉप बहुत पहले स्टार्ट हुई थी। आई वॉज वेटिंग कि थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्स आए, बहुत ज़्यादा लोगों में स्प्रेड हो जाए तो मैं इसको स्टार्ट करूँ एंड यस प्लस आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर फ्यू थिंग्स। ओके, सो आज हम देखने वाले हैं डे 2 पेरोल वर्कशॉप। यही वर्कशॉप इंग्लिश में भी आएंगी, मीन्स इंग्लिश के सेशंस में भी आएंगी। मेरा दूसरा चैनल है रेडी विद HR, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, वो इंग्लिश में है, वहाँ पे आपको ये सेशंस इंग्लिश में भी मिल जाएंगे। ओके, सो यस लेट्स हैव अ क्विक रीकैप में हमने कुछ ज़्यादा नहीं देखा था, लेकिन हाँ इंट्रोडक्शन देखा था टू पेरोल। पेरोल क्या होता है और कौन कौन से टर्म्स हम इसमें देखने वाले हैं ये हमने देखा था। और ये क्योंकि 12 डेज वर्कशॉप है तो 12 डेज में हम क्या क्या देखने वाले हैं ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी थी। यस, दैट वाज इंट्रोडक्शन टू पेरोल मैनेजमेंट, जिसमें हमने ओवरव्यू देखा था पेरोल मैनेजमेंट का, इंपॉर्टेंस पेरोल की HR में और फाइनेंस में, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे, ग्रॉस पे, नेट पे, डिडक्शंस, अलाउंसेस। ये अभी थ्योरेटिकल सेशंस हैं। मेरी एक प्लेलिस्ट है पेरोल प्रोसेसिंग की, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे इन सब के कैलकुलेशंस। एक्सेल शीट्स हैं तो वहाँ पे आप कैलकुलेशंस देख सकते हैं। पेरोल प्रोसेसिंग की एक प्लेलिस्ट है जो कि आपको पिंड कमेंट से मिल जाएगी, प्लीज़ वहाँ पे आप देख सकते हैं नेट सैलरी, ग्रॉस सैलरी, कॉस्ट टू कंपनी, TDS कैसे कैलकुलेट होती है। ओके, एंड स्टिल यू नीड प्रैक्टिकल सेशंस तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, सो चलिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल जिससे कि जो नेक्स्ट सेशंस हैं वो आपको मिल सके, बिकॉज आज हम देखने वाले हैं पेरोल कंप्लायंस एंड लीगल वर्क, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ अंडरस्टैंड करेंगे लेबर लॉज जो कि अफेक्ट करते हैं पेरोल को, और की कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होती हैं। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग पेरोल रिकॉर्ड्स एंड यस, इसको हम इतना रखेंगे आज। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अंडरस्टैंडिंग लेबर लॉज अफेक्टिंग पेरोल। देखिए क्या है, इंडिया में ना सेवरल लॉज है, ठीक है, लेबर लॉज जो कि इम्पैक्ट करते हैं पेरोल प्रोसेसेस को। तो कंप्लायंस बहुत मैंडेटरी है विद दीज लॉज, जिससे कि हम अवॉइड कर सकें लीगल पेनल्टीज और इंश्योर कर सकें कि फेयर ट्रीटमेंट हो एम्प्लॉयज़ के साथ। देखिए, कंपनी ओपन कर ली, लेकिन अगर आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है यार ये सही है, लेकिन एम्प्लॉयज़ के लिए एट अ लार्ज वो सही नहीं है, तो रूल्स इसी अकॉर्डिंग आए हैं, रिलेटेड टू वेजेस, रिलेटेड टू पेमेंट, रिलेटेड टू वर्क प्लेस सेफ्टी। क्योंकि आप एज अ पर्सन सिर्फ अपने एक एस्पेक्ट से सोच सकते हो अगर आप कंपनी बना रहे हो, लेकिन एम्प्लॉयज़ एट अ लार्ज जब काम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ग्रुप में, तो देर आर सेवरल थिंग्स जो कि हमें कंसिडर करनी होती हैं, और वही हमें लीगल लॉज से, रूल्स से, कंप्लायंसेस से पता चलती हैं। ठीक है, कि हमें क्या क्या चीज़ें उन्हें देनी ज़रूरी हैं, उनके लिए करनी ज़रूरी हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ की लेबर लॉज हैं जो कि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं पेरोल मैनेजमेंट को। सबसे पहला क्या है, सबसे पहले है मिनिमम वेजेस एक्ट जो कि है 1948। अभी इसी के साथ मैं बता दूं 30 डेज स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस वर्कशॉप चल रही है, जिसमें मैंने मिनिमम वेजेस एक्ट के कुछ सेशंस डाले हैं। ओके, तो वो सेशंस अराउंड 3 सेशंस आए हैं, डिटेल सेशंस हैं इसलिए बहुत टाइम लग रहा है, प्लीज़ उन्हें भी फॉलो करें। 30 डेज वर्कशॉप आपको मिल जाएगी पिन कमेंट से। पिन कमेंट का मतलब ये है जो मेरा कमेंट, जो मेरा फर्स्ट कमेंट है वो कमेंट सेक्शन में पिन होगा, प्लीज़ उसमें से आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो आप मुझसे भी मांग सकते हैं, फाइन। तो चलिए आप वहाँ से चेक करें। मिनिमम वेजेस एक्ट बहुत ही डिटेल और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने बेयर एक्ट को समझाया है। तो यहाँ से देख लेते हैं थोड़ा सा कि पर्पस क्या है। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, मिनिमम वेजेस एक्ट, तो मिनिमम वेज की बात हो रही है, मतलब इतना देना ही देना है, कुछ ऐसे कंप्लायंसेस की बात हो रही है इस एक्ट में। यहाँ पे इंश्योर करते हैं हम कि वर्कर्स को हम मिनिमम वेज रेट दें, लेकिन ये वैरी करेगा बाय रीजन, इंडस्ट्री और स्किल लेवल। अगर मैं ये कहूँ कि यार देखो यहाँ है, जैसे दिल्ली में है तो दिल्ली में कॉस्ट ऑफ लिविंग कुछ और होगी, मुंबई में कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, बैंगलोर में कुछ और होगी, तो सेम कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से हम एक ही टाइप की वेजेस सेट नहीं कर सकते। मतलब मैं ये कह दूं कि चलो 5,000 किसी एक प्रोफाइल की सैलरी है, किसी एक डेजिग्नेशन पे हम 5,000 देते हैं या 10,000 देते हैं, सेंटिमेंटल ना हो एग्जाम्पल है। ओके, तो जैसे हम 10,000 देते हैं तो 10,000 हर जगह मिनिमम नहीं हो सकती, मतलब दिल्ली के अकॉर्डिंग 10,000 हो सकती है। यही हम अगर किसी कहाँ पे पहुँचते हैं, यहाँ मुंबई पहुँचते हैं तो 18,000 20,000
10,000 हो सकती है, बैंगलोर में कुछ और हो सकती है। तो यही हमने रीजन वाइज डिसाइड किया हुआ है, इंडस्ट्री वाइज, स्किल वाइज, जैसे कि सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, अनस्किल्ड, ये 3 तरीके के वर्कर्स हैं, उनके लिए सबके लिए अलग अलग हमने बेसिस डिसाइड करे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें पेमेंट करना है। यस, इसके कुछ नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही हमें इसे कैलकुलेट करना है और वहां से हमें कम से कम इतना पेमेंट करना है। तो मिनिमम वेजेस एक्ट इसकी बात करता है, क्योंकि क्या होगा, फिर हम एक एम्प्लॉय को हायर कर लेंगे और उसे अपने अकॉर्डिंग कुछ भी पे करेंगे, ठीक है, बिकॉज वो अपने आप को ये सोचता है यार इतनी बड़ी कंपनी है, मैं इनके सामने कैसे बोलूं, उसे पता भी नहीं एक्चुअली में उसे कितना अमाउंट मिलना चाहिए, तो क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा, ठीक है। इसीलिए ये एक्ट आया है। एप्लीकेशन फॉर पेरोल, देखिए एम्प्लॉयर्स को ध्यान रखना है कि जो पेरोल सिस्टम है वो अडहर हो मिनिमम वेज स्टैंडर्ड से, जो कि गवर्नमेंट ने सेट करे हैं। इसी की बात हमने करी, जो भी मैंने पीछे आपको सारी चीजें बताई वही है ये, कि अगर हम इससे फेलियर हो जाते हैं, अगर हम फेल होते हैं, तो यस लीगल एक्शन है, फाइन्स हैं। क्यों? क्योंकि ये रूल्स हमने सेट ही इसलिए करेंगे आप किसी का एक्सप्लॉयटेशन ना करो, ठीक है। अगर आपने किसी को हायर किया, उसे आपको 10,000 पे करना चाहिए, आप क्या कर रहे हो यार, आपने 6,000 पे कर दिया, ठीक है, और मिनिमम वेजेस कितने थे, 10,000 थे, तो आप क्या कर रहे हो, आप उसे 4,000 कम पे कर रहे हो, उस पर्सन को खुद भी नहीं पता यार मुझे 4,000 आप कम पे कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज एक्सप्लॉयटेशन और इसीलिए ये मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर आता है, ठीक है। नाउ कैलकुलेशन कैसे होगी, तो कैलकुलेशन की अगर बात करें तो यस, दिस इंक्लूड्स बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस। जब हम मिनिमम वेज को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे बेसिक सैलरी और डीएनएस आएगा। पेरोल मैनेजर्स को रेगुलरली देखना है कि जो अपडेट हो रहे हैं वेज रेट्स गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से, वो क्या है। आपने देखा भी होगा बहुत नोटिफिकेशंस आते हैं जहाँ पे आता है कि इस एरिया का मिनिमम वेज बढ़ गया है, स्किल्ड वर्कर का बढ़ गया है, सेमी स्किल्ड का बढ़ गया है, अनस्किल्ड का बढ़ गया है, राइट। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कहाँ का बढ़ गया है, उसी अकॉर्डिंग हम मिनिमम वेज दें। अब यहाँ पे हो सकता है आपको एक डाउट आए, वो ये है कि मिनिमम वेज की हम बात कर रहे हैं तो क्या मुझे इतना ही अमाउंट पे करना है, नहीं, ये सिर्फ मुझे मिनिमम कितना पे करना है इसकी बात हो रही है। लाइक अगर मिनिमम वेज 10,000 है तो मैं उसे 15,000, 18,000, 20, 25 कितना ही दूँ, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 10 से मैं कम दे रही हूँ, 6,000, 8,000, 7,000, वहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैक्सिमम आप कितना भी दे सकते हो, एक्सीड आप कितना ही कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम यही रहेगा, ओके। चलिए, नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। मैंने आपसे पहले भी कहा है जब भी आप एक्ट्स के नाम लें तो साथ में ईयर को भी बोलें, जिससे आपको ध्यान रह जाए, ओके। वैसे तो अब सारे एक्ट्स चेंज होते जा रहे हैं, मे बी वी डोंट नो, कोड आ गए हैं अब, तो ये कहाँ तक चलेंगे, लेकिन जब तक हम बात कर रहे हैं तब तक तो हम इसे ध्यान रखें। चलिए, तो अब इसका पर्पस क्या है, देखिए एक्ट्स जो है ना उन्हीं में छुपा हुआ है, अगर आप नाम रीड करेंगे तो ही आपको पता चल जाएगा कि ये एक्ट क्या कह रहा होगा। ये कह रहा है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मतलब यहाँ पे बात हो रही है भाई पेमेंट करना टाइमली जरूरी है, वहां पे हम मिनिमम की बात कर रहे थे, यहाँ पे पेमेंट की बात कर रहे हैं। ये रेगुलेट करता है पेमेंट ऑफ वेजेस को एम्प्लॉयज के लिए, इंश्योर करता है कि टाइमली आप पे कर पाएं, कंप्लीट पेमेंट करें, बिना किसी अनऑथराइज्ड डिडक्शंस के, बिना बात के कोई भी मैंने अमाउंट काटा और सैलरी दे दी, ठीक है। अब ये क्या हो सकती है, जैसे कि देखो अब आप कहोगे कि यार ये तो मिनिमम वेज में ही काउंट हो जाएगा, नहीं, देखो ऐसा है, मैं मिनिमम वेज मेरी 10,000 थी, ठीक है, इसी का एग्जाम्पल लेते हैं, और जो मैंने वेज वगैरह सेट करी वो 15,000 थी, उसके बाद मैंने कुछ उल्टे सीधे उसमें से डिडक्शंस करे और मैंने 12,000 पकड़ा दी, तो वो अनऑथराइज्ड डिडक्शंस थे, ठीक है, फालतू के मैंने कुछ भी डिडक्शंस करे, क्यों कर रहा हूँ मैं, जब मैंने 15,000 सेट किए और उसमें जो लीगल डिडक्शंस हैं जो मुझे करने हैं, जो अलाउड हैं, वो कर कर आके मेरे अमाउंट आ जाता है 14,000, तो मैं 14,000 नहीं दे रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, और भी उल्टी सीधी चीज़ें काटी मैंने उसमें से और 12,000 पकड़ा दिए, और मैंने यहाँ पे भी अच्छी बन गई कि चलो मिनिमम वेजेस से तो मैं ऊपर हो गई, और मैंने क्या करा, वहाँ पे भी उल्टी सीधी चीज़ें काट दी, पहले दिखा रखा है कि जी 15,000 सैलरी दे रहे हैं तो वो 10,000 से ऊपर है मिनिमम वेजेस वाले क्राइटेरिया से भी मैं बच गई। फिर मैंने क्या करा यार, कुछ काट दिए तो चलो मुझे उतनी सैलरी भी नहीं देनी पड़ी, कुछ चीज़ें ऐसी काट दी जो नहीं काटनी थी, डिडक्शंस कर दिए उसमें से जो नहीं काटने चाहिए थे, और फिर मैंने वो सैलरी दे दी। अब एम्प्लॉय सोच रहा है यार वाओ, है ना, कि मुझे तो सही मिल गया यार, चलो मिनिमम वेज से ऊपर मिल रही है और टाइमली मिल गई। नहीं, तो अनऑथराइज्ड डिडक्शंस आप नहीं कर सकते, जो डिडक्शंस नहीं है अलाउड वो आप नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ की प्रोविजंस इसमें। तो वेजेस जो हैं वो पे हो जानी चाहिए विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, जो कि टिपिकली है बिफोर 7th और 10th ऑफ द डे नेक्स्ट मंथ ना। उसी 30 डेज स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको ये सारे सेशंस मिलेंगे, वहाँ पे मैं डिटेल में बताऊंगी क्यों है, क्या है, कौन सी की प्रोविजंस हैं। यहाँ पे हम शॉर्ट में इसको देख रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम इतना ही रखेंगे यहाँ पे कि वेजेस जो हैं वो स्पेसिफाइड पीरियड तक हमें पे करनी है,
कुछ केसेस में 7th है और नेक्स्ट 10th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। चलिए यहाँ पे मैं छोटा सा बता देती हूँ। 7th उनके लिए रखी है जहाँ पे 1000 एम्प्लॉयज से कम है आपके यहाँ, और 10th तब है जब उससे ज़्यादा है। वो इसलिए 2-3 दिन का रिलैक्सेशन आपको दे दिया कि ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको ज़्यादा फंड एक्यूमुलेट करना है, तो आपको 2-3 दिन एक्स्ट्रा दे दिए गए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे परमिसिबल डिडक्शंस हैं, लाइक फाइन्स हैं, एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी और लॉस ऑफ गुड्स है। ये लिमिटेड है और डिफाइंड है बाय लॉ। तो यहाँ पे हम पेमेंट ऑफ वेजेस में इसको प्रॉपरली स्टडी करेंगे, देखेंगे कि भाई कौन कौन से फाइन्स, कौन कौन से लॉसेस हैं जो कि हम इसमें से डिडक्ट कर सकते हैं। हर चीज़ डिडक्ट करके हम नहीं दे सकते। फाइन, नेक्स्ट आता है इम्प्लीकेशन फॉर पेरोल। तो पेरोल सिस्टम्स मस्ट बी सेट अप टू एंश्योर कि वेजेस जो है वो डिसबर्स्ड हुई हैं विद इन द लीगल टाइम फ्रेम, और जो डिडक्शंस हैं वेजेस से वो लॉफुल हैं और डॉक्यूमेंटेड हैं। ठीक है, यही चीज़ हमने इंट्रो में भी डिस्कस करी कि इसका पर्पस क्या है, क्यों हम इस एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। फाइन, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। अब देखिए यहाँ पे भी पता चल रहा है बोनस की कुछ बात हो रही है। देखिए प्रॉफिट्स बहुत कमा लिए कंपनी ने, लेकिन क्या हो रहा है, क्योंकि कोई कह नहीं रहा मुझसे मैं सैलरी दे रही हूँ, चलो मैंने स्टाफ वेलफेयर में कुछ खर्च कर दिया, लेकिन वो प्रॉफिट जो मेरे पास बहुत एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हो रहे हैं उसका मुझे कुछ शेयर भी एम्प्लॉयज़ को देना चाहिए। यही ये एक्ट कहता है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। ये एक्ट मैंडेट करता है कि हम बोनसेस दें एम्प्लॉयज़ को बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स या फिर प्रोडक्टिविटी एंड एप्लीकेबल टू एस्टेब्लिशमेंट्स एम्प्लॉइंग अ मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, कुछ मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स का क्राइटेरिया है, तभी आपको बोनस देना है। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ 1-2 लोग हैं और हम कह रहे हैं कि यार चलो, मतलब मेरे यहाँ 3 एम्प्लॉयज़ हैं और मैं कह रही हूँ यार आपको मैं ये कह रही हूँ एज अ लॉ मेकर कि भाई नहीं, आपको बोनस देना ज़रूरी है। यस, आप विलफुली दे रहे हैं, बिल्कुल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लॉ ऐसा नहीं कहता। जब एक सर्टेन नंबर आपका क्रॉस होगा तभी आपको बोनस देने की ज़रूरत है एम्प्लॉयज़ को, ये मैंडेटरी है लॉ से। अब वो नंबर क्या है, तो वो नंबर है 20। अगर आपके पास 20 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो बोनस देना मैंडेटरी है। बोनस के कुछ रूल्स हैं, वो फॉलो करना मैंडेटरी है। ठीक है, मतलब जब निकाला जाएगा तो क्या अमाउंट आएगा, क्या आएगा, वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी कब बैठती है, तब बैठती है जब 20 और मोर एम्प्लॉयज़ आर देयर इन योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यस, इम्प्लीकेशन क्या है इसका पेरोल का, तो पेरोल मैनेजर्स मस्ट कैलकुलेट बोनसेस, जो कि हमारी गाइडलाइंस मेंशन है एक्ट में, कंसिडरिंग फैक्टर्स लाइक कंपनी का प्रॉफिट और एम्प्लॉय सैलरी और टेन्योर। ये सारी चीज़ें मिलाकर ही आपको बोनस देना है। बोनस कैलकुलेशन पे एक मेरा सेशन है, दैट्स अ वंडरफुल सेशन, प्लीज़ उसे ज़रूर चेक करें, वो पेरोल प्रोसेसिंग की प्लेलिस्ट में है। अगर आप उसको चेक करेंगे तो आपको क्लियर आइडिया मिलेगा कि बोनस कैसे कैलकुलेट होता है। उसमें मैंने मिनिमम वेजेस एंड ऑल सारी चीज़ कंसिडर करी है, एक्ट की भी कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो डिस्कस करी हैं, तो प्लीज़ उसे वहाँ से चेक कर लें। ठीक है, वो प्रैक्टिकल सेशन है। नेक्स्ट इज मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। तो देखिए इसमें क्या है, पर्पस क्या है मैटरनिटी बेनिफिट का, जैसे आपको पता चल रहा है हम मैटरनिटी में कुछ बेनिफिट दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, तो ये एंटाइटल करता है वुमेन एम्प्लॉयज़ को कुछ पेड मैटरनिटी लीव देने के लिए और कुछ अदर सर्टेन बेनिफिट्स। ठीक है, मतलब यस वी ऑल नो किस कंडीशन में एम्प्लॉयज़ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या है, आपको कुछ बेनिफिट्स दे रहे हैं, कुछ पेड लीव्स दी जा रही हैं। ठीक है, तो इम्प्लीकेशन फॉर पेरोल क्या है, पेरोल सिस्टम मस्ट अकाउंट फॉर पेड लीव। यहाँ पे आपको पेड लीव देखनी है और इंश्योर करना है कंप्लायंस विद द रिक्वायर्ड ड्यूरेशन ऑफ लीव। इसमें 26 वीक्स एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट है। ठीक है, 26 वीक्स की इसमें पेड लीव्स है। ठीक है, और डिटेल में हम ज़रूर देखेंगे इसको। यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा इसलिए देख रहे हैं कि हमें ये आइडिया हो कि पेरोल कैलकुलेट करते वक्त हमें ये एक्ट्स पता होने चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे हर जगह स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस की बात होती है, हर जगह हमसे पूछा जाता है क्या आपको ये लॉज आते हैं या नहीं आते। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आ जाता है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। यहाँ से भी आपको नाम पता चल रहा है, इक्वल रेम्यूनरेशन। अब आप थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड स्टोरी समझ सकते हो कि ये प्रॉब्लम क्यों आई होगी। अब आप यहाँ से समझ सकते हो कि ये प्रॉब्लम क्यों आई होगी। ये प्रॉब्लम इसलिए आई होगी क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये हो रहा होगा कि काम सेम है लेकिन आपको इक्वल रेम्यूनरेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक्ट मैंडेट करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। ठीक है, स्पेशली यहाँ पे जेंडर की बात हो रही है कि आप मेल एंड फीमेल में डिफरेंस क्रिएट ना करें।
ठीक है। तो उसके बाद इम्प्लीकेशन क्या है इस पेरोल का, तो पेरोल मैनेजर्स को देखना है कि यहाँ पे कोई भी जेंडर बेस्ड पे डिस्क्रिमिनेशन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए। ये कह के कि चलो यार काम सेम है लेकिन यार फीमेल है ना तो चलो इसको इतना नहीं देना, ठीक है, यार ये तो मेल है ना घर चला रहा है इसको इतना देना है। यू आर नो वन टू जज दिस वे। आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते। यस, कोई भी जेंडर हो, अगर वो अपने स्किल्स को एक्सपीरियंस को ज़्यादा अच्छे से शोकेस कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दे कैन कन्विंस, वो अच्छे से नेगोशिएट कर पा रहे हैं और कर पाते हैं, तो यस डिफरेंस होता है पेज में। लेकिन आप सिर्फ पेज में डिफरेंस इसलिए करो कि यार ये जेंडर है, नहीं, तो ये आप नहीं कर सकते, यही ये लॉ कह रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं की कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पे की कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या है, ये है पेरोल कंप्लायंस जो कि इन्वॉल्व करते हैं adhering to various statutory requirements related to employee compensation and benefits। यहाँ पे कुछ क्रिटिकल कंप्लायंस एरियाज हैं, वो क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोविडेंट फंड की। तो ओवरव्यू अगर हम देखें इसमें, तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक हमारी रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है जो कि मैंडेट होती है बाय एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, ठीक है। ये एक एक्ट है, यहाँ से ये रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम आती है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है और वो ये है कि भाई रिटायरमेंट बेनिफिट क्यों बोल रहे हैं यार, ये तो हर मंथली कटती है। तो यस, इसका जो पैसा है वो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है या कुछ फ्यू सर्कमस्टांसेस में मिलता है। ओके, तो ये कह सकते हो ये एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है, आपकी एक सेविंग है जो कि आपको आफ्टर रिटायरमेंट मिलती है, ठीक है। तो एम्प्लॉयर का इसमें रोल क्या है, देखिए एम्प्लॉयर को इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करना है 12% ऑफ द एम्प्लॉयज बेसिक सैलरी टू द ईपीएफ अकाउंट विद एन इक्वल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का भी ऐसे ही इक्वल कंट्रीब्यूशन कटता है। तो एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल है डिपॉजिट करने के लिए कंट्रीब्यूशंस दोनों का, ठीक है, एम्प्लॉयर का भी और एम्प्लॉय का ही विद एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो दोनों का काट के उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन पहले करके फिर उसको काट के डिडक्ट करके आपको डिपॉजिट करना है, एम्प्लॉयर डिपॉजिट करेगा, ठीक है। तो ये है एंड यस, इस पे एक प्रॉपर सेशन है पेरोल प्रोसेसिंग में, आप देख सकते हो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट होता है, प्रॉपर एक्सेल शीट है इसकी जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज देखिए पेरोल का इम्पैक्ट। तो पेरोल सिस्टम यहाँ पे मस्ट एक्यूरेटली कैलकुलेट एंड डिडक्ट पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरी और इंश्योर कर सकते हैं टाइमली सबमिशन टू द ईपीएफओ, कर सकते नहीं मतलब आपको इंश्योर करना है कि टाइमली सबमिशन हो ये ईपीएफओ में, ठीक है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो देखिए ये क्या है, ये एक सेल्फ फाइनेंस सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है फॉर इंडियन वर्कर्स जो कि गवर्न हो रही है किससे, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 से। क्या है ये, सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। यस, जब भी आपको इस इंश्योरेंस की नीड होगी, किस पर्पस के लिए, हेल्थ के लिए, तो ये आपको मिल सकता है। मींस जब भी आपको किसी हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंस के लिए जरूरत होगी तो आपको यहाँ से अमाउंट मिल सकता है। लेकिन यस, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिलेगा, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा कोई भी हेल्थ इशू हुआ और आप इसको लेने चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि एम्प्लॉयज अर्निंग 21,000 और लेस पर मंथ वो एलिजिबल है ईएसआई के लिए, और इसमें एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है 4.75% ऑफ द एम्प्लॉयज ग्रॉस सैलरी और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है 1.75%। अगेन जो एक्सेल शीट्स बने हुए हैं, जो प्रैक्टिकल सेशंस हैं, वहाँ पे आप ये ईएसआई की कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पेरोल इम्पैक्ट, नाउ पेरोल मैनेजर्स मस्ट इंश्योर कि करेक्ट ईएसआई कॉन्ट्रीब्यूशंस डिडक्ट हो, डिपॉजिट हो, कहाँ पे, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन पे, ठीक है। यहाँ पे एक प्रॉपर कॉरपोरेशंस ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई हैं जैसे कि वो पैसा जो कि ईएसआई या ईपीएफ के नाम कट रहा है वो उसी में ही डेडिकेटेडली जाए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है देखिए हमारा प्रोफेशनल टैक्स, इसके बारे में हमने पहले भी बात की है। प्रोफेशनल टैक्स एक स्टेट लेवल टैक्स है जो कि लेविड होता है एम्प्लॉयज पे और प्रोफेशनल्स पे बेस्ड ऑन देयर इनकम, ठीक है। अब ये सब स्टेट्स में नहीं लगता है तो रेट्स और रूल्स वेरी करते हैं अक्रॉस स्टेट्स, ठीक है। ये स्टेट के अकॉर्डिंग होता है, किसी स्टेट में एप्लीकेबल है किसी में नहीं है। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या है, एम्प्लॉयर्स मस्ट डिडक्ट प्रोफेशनल टैक्स फ्रॉम एम्प्लॉयज सैलरी
एज पर द एप्लीकेबल स्टेट लॉज, और यहाँ पे इसे रेमिट किया जाएगा टू द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में क्यों किया जाएगा, क्योंकि जिस जिस स्टेट में एप्लीकेबल है वहीं पर ये डिपॉजिट होगा, जिस स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है वहाँ पे इसके डिपॉजिट की बात नहीं हो रही। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लेबर वेलफेयर फंड। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, लेबर वेलफेयर फंड एक स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है जो कि मैनेज होता है बाय वेरियस स्टेट लेबर वेलफेयर बोर्ड्स। इसका जो एम है वो है कि टू प्रोवाइड वेलफेयर फैसिलिटीज टू वर्कर्स। ठीक है, वेलफेयर फैसिलिटीज देना है वर्कर्स को। अब यहाँ पे एम्प्लॉयर्स को ये डिडक्ट करना है और कंट्रीब्यूट करना है टू द लेबर वेलफेयर फंड बेस्ड ऑन स्टेट स्पेसिफिक रेगुलेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम मंथली ईयरली डिडक्शन जो कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी से है वो मैच होता है बाय द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेबर वेलफेयर फंड भी कंप्लायंस है जो कि ज़रूरी है फॉलो करना। अब देखिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है मेंटेन करने की एक्यूरेट पे रिकॉर्ड्स। ठीक है, पेरोल रिकॉर्ड्स एक्यूरेट मेंटेन करने की क्या हमें ज़रूरत है, इसके कुछ सेवरल रीजंस हैं। आई होप सो ये आप ऑलरेडी समझते हैं, लेकिन इसको डिस्कस ज़रूर करेंगे। फर्स्ट इज लीगल कंप्लायंस। देखिए, इसमें डॉक्यूमेंटेशन और ऑडिट ट्रेल्स दो चीज़ों की वजह से यहाँ पे रिक्वायर्ड है। डॉक्यूमेंटेशन में क्या, देखिए जो आपके पेरोल रिकॉर्ड्स हैं वो एक एविडेंस है कंप्लायंस का कि लेबर लॉज टैक्स रेगुलेशंस आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। डॉक्यूमेंटरी प्रूफ है ये एक्चुअली जो आपके रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, इन द इवेंट ऑफ ऑडिट, जहाँ पे कोई ऑडिट होता है या लीगल डिस्प्यूट होता है, एक्यूरेट रिकॉर्ड्स जो हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, और ऑडिट ट्रेल्स, देखिए यहाँ पे प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग क्रिएट करता है एक क्लियर ऑडिट ट्रेल, मेकिंग इट ईजियर टू ट्रैक एनी डिस्क्रिपेंसीज एंड रिजॉल्व देम क्विकली। ठीक है, जब आपके पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होगा हर चीज़ का, तो कहीं पर भी डिस्क्रिपेंसी आ रही है, कहीं पे भी हम चीज़ें चेक करना चाह रहे हैं तो वो इजीली चेक हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। यहाँ पे देखिए ट्रांसपेरेंसी और बजटिंग। एक्यूरेट पेरोल रिकॉर्ड्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं कि हम ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर पाएँ, जो कि क्रिटिकल है किसके लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, इंक्लूडिंग जो कि हमारे इन्वेस्टर्स हैं, ऑडिटर्स हैं या फिर रेगुलेटरी बॉडीज हैं। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी, हमारे रिकॉर्ड्स प्रॉपर है तो वो ट्रांसपेरेंट है, कहीं से आप कुछ भी एक्सेस करना चाहो, देखना चाहो तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट इज देखिए बजटिंग। पेरोल डेटा हमें हेल्प करता है एक्यूरेट बजटिंग में और फोरकास्टिंग में, जिससे पता चलता है एक ऑर्गेनाइजेशन को उसे अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करने हैं, फाइनेंस वो मैनेज कर सकते हैं इफेक्टिवली। ठीक है, नेक्स्ट इज एम्प्लॉय ट्रस्ट। देखिए एक्यूरेसी और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, क्या होता है ये, एम्प्लॉय को कैसे ट्रस्ट होगा, मेंटेन करोगे आप एक्यूरेट रिकॉर्ड्स जिससे पता चलेगा एम्प्लॉयज जो हैं वो पेड हो रहे हैं करेक्टली एंड ऑन टाइम। यही चीजें हैं जो ट्रस्ट और सेटिस्फैक्शन देती हैं एम्प्लॉय को। अगर ये है कि यार पता नहीं कहाँ है रिकॉर्ड्स, या पता नहीं यार रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं लेकिन हम उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, हमें पता ही नहीं है किस तरह से मेंटेन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को लगेगा, चाहे चीजें सही भी हैं तब भी लगेगा यार पता नहीं क्या घपला हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं दिखाना चाहते, पता नहीं क्यों नहीं बताना चाहते। ठीक है, तो यस, रिकॉर्ड्स हमें बहुत हेल्प करते हैं ट्रस्ट और सेटिस्फैक्शन क्रिएट करने में। नेक्स्ट देखिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। क्या होता है, पेरोल में डिस्प्यूट्स आते ही आते हैं, बहुत कभी छोटे आते हैं कभी बड़े आते हैं। एक्यूरेट रिकॉर्ड्स हमें हेल्प करते हैं कि हम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दे पाएँ जिससे कि वो जो डिस्प्यूट्स हैं वो रिजॉल्व हो पाएँ फेयरली एफिशिएंटली। ठीक है, अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं यार, एम्प्लॉयज़ काम करें, हम उन्हें पैसा दें और वो अच्छे से घर जाएं एंड डिस्प्यूट्स ना हो। ठीक है, खुश रहें, वो खुश हैं, एम्प्लॉयज़ खुश हैं तो यार हम भी खुश हैं, हमारी भी ग्रोथ होगी, उनकी भी ग्रोथ होगी। अब वही सैटिस्फाइड नहीं है, काम कर रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं बट दे आर नॉट सैटिस्फाइड, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड में ये है यार कुछ गड़बड़ चल रही है, यार हिसाब में कुछ गड़बड़ है, तो चीज़ें स्मूथ नहीं हो पाएंगी, डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज टैक्स कंप्लायंस। देखिए यहाँ पे रिटर्न्स हमें फाइल करनी है और अवॉइड करनी है पेनल्टीज। तो यहाँ पे जब भी हमें टैक्स रिटर्न्स फाइल करनी है, एक्यूरेट टैक्स रिटर्न्स के लिए ऑब्वियसली हमें प्रॉपर रिकॉर्ड्स चाहिए जो कि इंश्योर करें कि करेक्ट अमाउंट जो है वो विदहेल्ड है, रेमिट हुआ है टैक्स अथॉरिटीज़ के पास। हम ये जितनी भी चीज़ें ऊपर से कह रहे हैं कि डिपॉजिट करना है, डिपॉजिट करना है, इनका रिकॉर्ड कहाँ से चेक होगा, पीएफ है, ईएसआई है, टीडीएस है, ये कहाँ से चेक होगा, ये प्रॉपर रिकॉर्ड्स बने होंगे तभी चेक होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, पेरोल पार्ट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज अवॉइडिंग पेनल्टीज। देखिए इनएक्यूरेट और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कैन लीड टू क्या, पेनल्टीज और फाइन्स फ्रॉम टैक्स अथॉरिटीज और अदर रेगुलेटरी बॉडीज। क्योंकि आपसे जब किसी चीज़ का रिकॉर्ड प्रूफ मांगा जा रहा है और वो नहीं है प्रॉपर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फाइन पेनल्टी देनी पड़ेगी। कोई भी मेजर डिस्प्यूट हुआ, आप कह रहे हो यार मैंने टैक्स जमा कर दिया, नहीं हुआ, आजकल सब ऑनलाइन होते हैं,
ठीक है, लेकिन कुछ प्रूफ्स आपको सबमिट करने होते हैं, आपको सही अकाउंट में सबमिट करना होता है, आपने कहीं और कर दिया, आप कह रहे हो नहीं मैंने कर दिया, तो वो माना थोड़ी जाएगा। जब तक आप प्रॉपरली सब जगह नहीं करोगे, उसके बाद आप रिटर्न फाइल नहीं करोगे, आप इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे, तो वो सारी चीज़ें एक आपका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ बनती हैं, आपका पेरोल रिकॉर्ड का पार्ट बनती हैं, ठीक है? तो अगर आपको किसी टैक्स पेनल्टीज़ इनसे बचना है, फाइन से बचना है, तो आपको रिकॉर्ड्स प्रॉपर मेंटेन करने होंगे। और यार क्या जाता है, जब हम पे कर रहे हैं टैक्स, तो हम उसका प्रॉपर रिकॉर्ड क्यों नहीं रख रहे? ठीक है? तो ये आप कह सकते हो कि ये इतना है। अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो ये कह सकते हैं कि भई देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है कंप्लायंसेस, ठीक है, पेरोल मैनेजमेंट में। एंड ये जो क्रिटिकल लॉज़ हैं, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स हैं, इन सबको अगर आप मिलाओ तब जाके आपको पता चलता है कि यार यस, पेरोल बनाना कितना इम्पोर्टेंट है और सही तरीके से रूल्स फॉलो करना कितना इम्पोर्टेंट है। एंड देन यू हैव टू मेंटेन अ कॉम्प्रिहेंसिव पेरोल रिकॉर्ड्स, ठीक है? तो बस ये डे 2 यहीं तक है और आई होप सो ये हेल्पफुल था। नेक्स्ट सेशन में हम क्या देखने वाले हैं, डे 3 में हम चेक करने वाले हैं इनकम टैक्स एंड पेरोल। देखिए इसमें हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स लॉज इन इंडिया, टीडीएस, सैलरीज पे कैसे होता है, क्या होता है, अंडरस्टैंड करेंगे टैक्स स्लैब्स, एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस, एटीसी, एटीडी और कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा डे 3 पे, प्लीज इसे मिस ना करें। हेल्पफुल है मुझे ज़रूर बताएं। टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।